नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव तय है, यानी कि मतदान होगा। सपा ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी चुना है और चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार की कमान भी संभालते हुए अब प्रचार प्रसार में अपनी पूरी जान झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। डिंपल यादव के प्रचार को लेकर इटावा में गुरुवार की रात को हंगामा मच गया। क्यों मचा? क्योंकि समझ लीजिए, जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से इटावा रेलवे स्टेशन की रेलवे इंक्वायरी से डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए। 15 से 20 बार ये नारे लगे हैं। इन नारों को सुनकर स्टेशन पर मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। फिर पता चला कि कुछ अराजक तत्व रेलवे इंक्वायरी ऑफिस में जबरन घुस आए थे और उन्होंने डिंपल यादव जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग पैसा बांटने का काम करेंगे। चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि इनको रोके, पता करे, लेकिन गलती से भी इनके कोई गुर्गे घूम रहे हों तो ध्यान रखना, ये पैसा इनकी कमाई का नहीं है और इनसे पैसा रख लेना। इन्होंने पैसा गरीबों को लूट कर इकट्ठा किया है और ले लेना और वोट कमल के फूल का बटन दबाकर हमको दे देना। मुलायम सिंह जी कहते थे कि हम भाजपा को आशीर्वाद देते हैं, मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, कमल के फूल को आशीर्वाद देते हैं, और जो उन्होंने कहा उसके आधार पर हमको सफलता का रास्ता भी मिला। आज आदरणीय मुलायम सिंह जी नहीं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और समाजवादी पार्टी का बोरिया बिस्तर बांध करके मैनपुरी की जनता से मैनपुरी को सपा से मुक्त कराने का पन्ना समिति फॉर्मूले से बीजेपी लड़ने जा रही है चुनाव। क्या लगता है कितनी सफलता मिलेगी? सफलता ऐतिहासिक मिलेगी। मैनपुरी एक तरह से जेल का ताला जैसे बंद करके सपाइयों ने रखा था, वो जेल का ताला। तो चलिए अयोध्या का रुख करते हैं। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद हैं, राम के दर पर मौजूद हैं, रामकथा मेले का लोकार्पण कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान जनता को संबोधित भी कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एयरपोर्ट, सड़क की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, और कुछ समय के बाद तो हम लोग ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि अयोध्या को हम जल मार्ग से भी जोड़ने जा रहे हैं। पवित्र सरयू नदी में जल यातायात की सुविधा हो और अयोध्या को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में भी विकसित किया जाए। ये था पहले अयोध्या में। भाइयों बहनों, आपको याद होगा आज से 3 साल पहले हम लोगों ने कोरिया की प्रथम नागरिक, प्रथम महिला को यहां आमंत्रित किया था। कोरिया ने यहां पर एक मेमोरियल बनाया है अपनी महारानी के नाम पर। वहां पर वे जानी जाती है क्वीन हो के नाम पे। उनका वास्तविक नाम अयोध्या की दृष्टि था और राजकुमारी रत्ना था। 2000 वर्ष पहले अयोध्या की राजकुमारी दक्षिण कोरिया गई थी। वहां के राजा, वहां के राजकुमार से उनकी शादी हो गई थी और वहां का जो किम राजवंश है वह उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है। कोरिया अपना संबंध अयोध्या के साथ जोड़ता है, गौरव की अनुभूति करता है और यह मान्यता है कि राजकुमारी रत्ना यहां से जल मार्ग से ही होते हुए गई थी। सरयू जी में तब भी वेग था, आज भी पर्याप्त मात्रा में जल प्रवाह यहां पर होता है। इसको भी हम लोग आगे बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं। दुनिया के अंदर आप कहीं चले जाइए, आप रामायण यहाँ पे दीपोत्सव के कार्यक्रम के अवसर पर देखते होंगे, कई देशों की रामलीलाएं आती हैं। थाईलैंड की, लाओस की, इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की रामलीला तो जग प्रसिद्ध है। रूस की, ताइवान की, श्रीलंका की, नेपाल की, भूटान की, दुनिया के तमाम देशों की रामलीलाओं को हम बुलाते हैं। यहाँ पे मंचन होता है, देर रात्रि तक ये मंचन के कार्यक्रम चलते हैं। राम की संस्कृति दुनिया के अंदर जहां कहीं भी गई, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है।
तो चलिए अयोध्या से वापस आते हैं, जिक्र उपचुनाव का करते हैं। मैनपुरी उपचुनावों को लेकर सभी पार्टियां अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं ताकि किसी भी तरह के चुनाव में कोई कमी न रह जाए। लेकिन शायद सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी को लगता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएगा अगर मैनपुरी और इटावा कप्तान वहां रहेंगे तो। इसलिए उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि उन्हें हटा दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि सपा कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, विधायक रविदास मेहलोत्रा, माता प्रसाद पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपते भी नजर आए हैं। चलिए, हमारे साथ में भुवन भास्कर जी जुड़ चुके हैं। आप सपा के प्रवक्ता हैं। भुवन जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। सबसे पहले आपका धन्यवाद। आप लोगों को किस बात का इतना ज्यादा डर है भुवन जी कि जब देखो तब आप चुनाव आयोग के दर पर पहुंच जाते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है, लेकिन ये भी सच है, मैं खुद मैनपुरी में हूं। जिस प्रकार पुलिस प्रशासन द्वारा होटलों में हमारे जो उनकी सख्ती से निगरानी करी जा रही है, चेकिंग करी जा रही है, इस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है जैसे कि अपराधियों के साथ ट्रीटमेंट होता है, तो निश्चित तौर पे शासन और प्रशासन लगा हुआ है कि किसी तरह से समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आप ये क्या मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं कि चेकिंग जो की जा रही है वो गलत है या फिर सपाइयों के साथ कुछ अलग तरह की सख्ती बरती जा रही है? मैं ये समझना चाहूंगी, जनता ये जानना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता रुके हुए हैं वहां पर, जो चेकिंग है उसके बाद उनको जिस तरह से होटलों को उनके कमरे खाली करने के लिए भी एक ऑर्डर दिए जा रहे हैं, निश्चित तौर पे एक दबाव का जो माहौल बनाया जा रहा है उसी को लेकर आज ठीक है। भुवन जी, संजय चौधरी जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संजय चौधरी जी भी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। भुवन जी हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इटावा के जो कप्तान हैं उन पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है सपा को, और जिस तरीके के हालात मैनपुरी में पैदा हो गए उनको लगता है कि कुछ लोगों का हटाया जाना ही उचित होगा चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में सबको पता है कि कैसे अराजकता की राजनीति और उनके कार्यकर्ताओं का व्यवहार, ये पूरे समाज को पता है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जब इसलिए कहा जाता है कि वे नियमों का पालन करें, जो कानून है उसका उल्लंघन न करें, व्यवस्था को बनाए रखें, चीजों को दुरुस्त तरीके से करें और जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करें, तो मुझे लगता है कि ऐसा जब कहा जाता है तो उच्छृंखल राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी के लोगों को खराब लगता है। तो पुलिस और प्रशासन का काम ही है व्यवस्था को बनाए रखना, चीजें दुरुस्त हो, लोगों को कठिनाई ना हो, जुलूस निकाले तो उसमें सामान्य लोगों को नहीं। संजय जी, भुवन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय जी, भुवन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। भुवन जी कह रहे हैं कि वो मैनपुरी में खुद इस समय पे मौजूद हैं, लेकिन वहां पर जिस तरीके की सख्ती सिर्फ सपाइयों के साथ बरती जा रही है वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि अब जो है अराजकता करने वाले लोग अगर समाजवादी पार्टी के ही हैं तो जो अराजक हैं, जो नियम को तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और ये ऐसी बात है कि उसमें अधिकतर लोग समाजवादी पार्टी के आ रहे हैं। तो मैं भी कल ही मैनपुरी से लौटा हूँ, 3 दिन मैं भी मैनपुरी में था। और मैनपुरी जैसा हम जानते हैं कि ये जो मैनपुरी का चुनाव है इसमें मैनपुरी और इटावा 2 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होते हैं। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सारे लोग जैसे प्रदेश में चुनाव केवल मैनपुरी में हो रहा हो, हमको पता है रामपुर में भी चुनाव हो रहा है, खतौनी में भी चुनाव हो रहा है, तो अगर एक जगह ऐसी व्यवस्था है तो सारी जगह एक ही जैसी व्यवस्था है। तो और जगह अगर बढ़िया है, यहाँ खराब है, तो मुझे लगता है कि ये तो समाजवादी पार्टी की जो काम करने का तरीका है उसका नतीजा है। व्यवस्थाएं सब ठीक है, भुवन जी, हो रहा है। आपकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान है बीजेपी की तरफ से। वो कह रहे हैं कि काम करना आता नहीं आपको और आप आरोप प्रशासन पर लगा रहे हो और ज्ञापन सौंप रहे हो चुनाव आयोग को। ऐसे तो नहीं चलेगा भाई। देखिए, हम भी अपने लोकतंत्र का जो अधिकार है उसका अपना प्रयोग कर रहे हैं और निश्चित तौर पे जो वातावरण क्रिएट करने की कोशिश शासन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है
उसके लिए हमने माननीय चुनाव आयोग को भी लिख के दिया है, और हमारे जो टीम है, वो हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व है, वो लगातार, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा इस बारे में बिल्कुल सजग है, और वो जो कार्रवाई हो सकता है हम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, हमारे संविधान के लिए अच्छा नहीं है, जिसकी लड़ाई को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के। भुवन जी, सीधा सवाल आपसे, सीधा सवाल और आखिरी सवाल है कि आपको क्या लगता है कि अगर मैनपुरी के कप्तान नहीं बदले गए, इटावा के कप्तान माफ कीजिएगा, मैनपुरी और इटावा दोनों की जगह की आप बात कर रहे हैं, अगर इन दोनों जगहों पे प्रशासनिक फेरबदल नहीं होता है तो क्या चुनावों की जो मतदान की काउंटिंग है उस पर कुछ इफेक्ट नजर आ सकता है? क्या आपको ये लगता है, सपा को ये लगता है? निश्चित तौर पे इस बात का संज्ञान हमारी पार्टी ने भी लिया, और हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व के नींव में पूरा एक ज्ञापन भी दिया गया है, और निश्चित तौर पे हमें लगता है कि उनके रहने से यहाँ पर सही से चुनाव नहीं हो सकता है, फेयर चुनाव नहीं हो सकता है। इस लड़ाई को लड़ने का काम हम लोग कानूनी रूप से भी करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, ये जो मैनपुरी का जो चुनाव है जनता ने अपने हाथ में ले लिया है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता हो गया है, क्योंकि जनता यहाँ श्रद्धांजलि देना चाहती है अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को। ठीक है, चलिए संजय जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भुवन जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अहम राय साझा करने के लिए। संजय जी, भुवन जी जुड़े हुए थे, आपसे आखिरी सवाल है और आखिरी विचार मैं आपका जानना चाहूंगी। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर प्रशासनिक फेरबदल नहीं होता है तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे और मतदान पर भी इसका असर नजर आएगा, इस पर भाजपा क्या सोचती है? अगर उनको आत्मिक शांति प्रशासनिक फेरबदल करके ही मिलती है तो क्यों नहीं कर देते आप? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी ये जानती है कि वो चुनाव हार रही है। हर चुनाव में अपनी हार से पहले हार के लिए तर्क जुटाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे ही तर्क देते हैं। कभी कहते हैं कि ईवीएम खराब है, कभी कहते हैं ईवीएम सेट है, कभी कहते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, यादव और मुसलमानों के नाम निकाल दिए गए हैं। जब चुनाव आयोग कहता है कि इसके प्रमाण दो तो वो प्रमाण लेके नहीं आते। ईवीएम की जांच के लिए जब बुलाए जाते हैं तब वो खड़े नहीं होते। मुझको लगता है कि मैनपुरी में संभावित हार सामने दिखाई दे रही है। उस हार के आरोप से स्वयं को बचाने के लिए मुझको लगता है कि इस प्रकार के तर्क गढ़े जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के समय कहते थे कि साहब काउंटिंग में गड़बड़ होने यानी कि वाली है। बीजेपी का मानना ये है कि यह हार से पहले का डैमेज कंट्रोल है। हमेशा की तरह सपा ऐसी ही करती रहती है और ऐसे ही चुनाव हारती रहती है। आपने देखा होगा कि विधानसभा के चुनाव के बाद भी उपचुनाव ऐसे ही हारते रहे हैं ये लोग। तो ये हार के लिए चलिए ठीक है, ये तो जनता की जिम्मेदारी है संजय जी कि हार का मुंह किसको दिखाएगी और सिरमौर किसके सर पर बांधने वाली है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अहम राय साझा करने के लिए। संजय चौधरी, भुवन जोशी, दोनों लोग हमारे साथ में जुड़े, सपा प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता, दोनों का साफ तौर पर कहना है मैनपुरी में मौजूद भी थे दोनों, और भुवन जी तो इस समय मौजूद हैं और संजय जी होकर लौटे हैं मैनपुरी से। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैनपुरी में हार सपा को दिख रही है और उसी का डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। लेकिन अभी ग्राउंड क्या कह रहा है वो समझिए। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं, बीजेपी पीछे कैसे रहेगी। जसवंत नगर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी पहुंचे हुए हैं। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र बहेड़ी के गांवों में जनसंपर्क कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य के लिए वोट मांगे। उन्होंने बलरई क्षेत्र के वीवा मऊ समेत दर्जन भर गांवों में वोटों की अपील करी है। ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क के दौरान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने लोगों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी दी और केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए लोगों से अपील की है। साथ ही उन्होंने इस दौरान आदित्य यादव के जसवंत नगर से 1 लाख वोटों की लीड वाले बयान पर कहा कि नेताजी खुद 2019 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी से 1 लाख वोटों से नहीं जीते थे, तो वो अकेले जसवंत नगर से ही कैसे 1 लाख वोटों की लीड बना रहे हैं। दौरा किया वो महत्वपूर्ण बात है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य जीत रहे हैं, क्योंकि पिछली बार सपा बसपा के गठबंधन में मुलायम सिंह यादव जैसे बहुत बड़े कद्दावर नेता केवल 94,000 से जीते थे। अब बीएसपी ने अपना गठबंधन तोड़ लिया है तो 1 लाख वोट कम हो गया। दूसरी बात है, अब मुलायम सिंह यादव जैसा कद्दावर प्रत्याशी नहीं है, डिम्पल यादव हैं। तीसरी बात, केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं और खासतौर से राज्य सरकार का जो कानून व्यवस्था है, बाबा का बुलडोजर है, वो मैनपुरी लोकसभा के लोग महसूस कर रहे हैं कि सपा की सरकार में क्या हाल थे और आज उनको सुकून मिला है। चौथा, हमारे बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, उसके पसीने से कमल खिलेगा।
रामपुर के रण में भी उपचुनाव को लेकर के सियासी घमासान जारी है। आपको बता दें, सपा नेता आजम खान और सपा प्रत्याशी असीम रजा ने आज पार्टी कार्यालय दारुल आवाम पर प्रेस वार्ता करते हुए रामपुर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। आरोपों का दौर जारी है। उन्होंने कहा, पुलिस रामपुर में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। हमारी पार्टी के एक्टिव वर्कर्स को टारगेट किया जा रहा है। उनके घरों पर जाकर उनको थाने में बुलाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। धमकी दे रहे हैं, आप इलेक्शन नहीं लड़ाओगे। गली गली घूमकर पुलिस ये पूछ रही है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कौन कौन है, कौन कौन इलेक्शन में हिस्सा लेता है। और गली गली जाकर पुलिस लोगों में भय का माहौल पैदा कर रही है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है जब चुनाव हो ही नहीं रहा है और जिस तरह की दहशत है, गलियों में फ्लैग मार्च और खुलेआम ये कहना, हमारे पास इसकी भी रिकॉर्डिंग है, निकलना मत घरों से बाहर। समाजवादी पार्टी को अगर वोट दिया तो ये घर खाली करा लिया। आप साहिबान का बहुत सहयोग रहा है, लेकिन ये बहस हो सकती है कि किसको सहयोग रहा है। पर्यवेक्षक से आपने शिकायत की, कोई आश्वासन मिला आपको इस बात? पर्यवेक्षक से आपने शिकायत? पर्यवेक्षक ने हमें आश्वासन दिलाया है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे और हमें उम्मीद है कि वो कराएंगे। तो आपको चुनाव याद दिला दें, अभी कुछ दिनों पहले भी उपचुनाव हुआ था, उसमें आपने आजम खान को देखा होगा, कितने बौखलाए हुए नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि हमें अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। आसिम रजा को उस क्षेत्र से प्रत्याशी उस समय भी बनाया गया था और उन्होंने कहा था कि जब हमारे वोटर्स को अंदर जाने ही नहीं देंगे, वोट करने ही नहीं देंगे, तो वोट होगा कैसे। 4-4 घंटे मशीनें खराब रही हैं उस क्षेत्र में और वापस से प्रशासन पर आरोप लगने शुरू हो गए हैं। कैंडिडेट वही दोबारा बाहर सामने आए हैं, आजम खान और आसिम रजा। तो प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कि अगर बार बार इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो वो क्यों हैं। उनको जिम्मेदारी के साथ में आश्वस्त करना पड़ेगा कि भाई माहौल खराब नहीं होगा, भय मुक्त माहौल में लोग मतदान कर सकते हैं क्योंकि ये उनका अधिकार है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करते हैं। महिलाओं पर दिए गए योग गुरु बाबा रामदेव के एक बयान का विरोध हो रहा है। कांग्रेस टीएमसी के अलावा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी उनके बयान को आपत्तिजनक करार देते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की है। स्वाति मालीवाल ने बाबा रामदेव का कार्यक्रम वाला वीडियो शेयर करते हुए लिखा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी की पत्नी के सामने स्वामी रामदेव महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं, अमर्यादित और निंदनीय है। इस बयान से सभी महिलाएं आहत हुई हैं। बाबा रामदेव जी को इस बयान पर देश से माफी मांगनी चाहिए। टीएमसी से सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि अब उन्हें पता चला कि बाबा रामदेव रामलीला मैदान से महिलाओं के कपड़े पहनकर भागे क्यों थे। महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पर इसके विरोध में सड़क पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हैं, प्रदर्शन किया है, पुतला जलाया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जनता में कितना ज्यादा आक्रोश है। अब बयान समझ लीजिए। बयान में रामदेव जी बोलते बोलते इतने भावुक हो गए कि कह दिए कि महिलाएं जो हैं वो बिना कपड़ों के ही अच्छी लगती हैं, कपड़े पहनने की जरूरत क्या है। बाबा रामदेव ने वहां के उप मुख्यमंत्री की पत्नी वहां पर बैठी थी और पूरी सभा में उन्होंने जो है महिलाओं के लिए अपशब्द अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया कि महिलाएं बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं। तो वो एक तरह से योग गुरु नहीं है, उनको भोग गुरु कहा जा सकता है, क्योंकि ये इतना निंदनीय है। महिलाओं का अपमान वो एक बार नहीं, पहले भी कई बार कर चुके हैं और इस तरह से वो संतों का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से भगवा पहनते हैं और ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं तो इसमें संतों का भी अपमान है। उन्हें महिला शक्ति से माफी मांगनी चाहिए। का कार्यक्रम था जिसमें जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस जी, उनकी पत्नी अमृता फडणवीस भी थी और वह भाजपा के बड़े बड़े सांसद और कैबिनेट मंत्री भी थे। वहां पर इस तरह का महिलाओं के प्रति इन्होंने अशोभनीय बयान दिया है और ये पहला मामला नहीं है। उससे पूर्व भी रामदेव जी कई बार अमर्यादित टिप्पणी कर चुके हैं महिलाओं को लेकर। आम आदमी पार्टी इसका पूरा विरोध करती है और आम आदमी पार्टी बाबा रामदेव से सार्वजनिक माफी की मांग करती है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड
जो मातृशक्ति का प्रदेश है, जो महिलाएं जो महिलाओं ने उत्तराखंड को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो ऐसे देवभूमि तीर्थनगरी धर्मनगरी हरिद्वार में रामदेव को हम कतई सूत्र में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो चलिए हरिद्वार से आगे बढ़ते हैं, देहरादून का रुख करते हैं। 127वीं प्रादेशिक सेना का 41वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यालय पहुंचकर फौजियों से मुलाकात करी और स्थापना दिवस पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा, प्रादेशिक सेना की 127 और 130 पर्यावरण सेना बल के पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए उत्तराखंड सरकार पर बकाया ऋण को माफ करने और धनराशि को अनुदान राशि में बदला जाए, जिसके संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर मामले में अनुरोध किया गया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक जांच का आश्वासन दिया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने टिहरी जिला सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आपको बता दें, बैठक से पहले कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने संविधान दिवस के अवसर पर सभी अधिकारियों को शपथ दिलाई है, जिसके बाद समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों से उनके विभागों में किए गए कामों की रिपोर्ट मांगी। साथ ही इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि जनता से जुड़ी योजनाओं के कामों में बिल्कुल भी कोताही ना बरती जाए, बल्कि इन्हें प्रायोरिटी के साथ में हैंडल किया जाए। जनपद टिहरी में अपने सभी विभागों को, जो कि मैं देखती हूँ, और साथ साथ में जो हमारे अन्य विभाग हैं उनको लेकर एक समीक्षा बैठक जिसमें हमारे सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर सम्मानित हमारे विधायकगण और हमारे जिले के हमारे पार्टी के हमारे अध्यक्ष और सभी लोग इसमें मौजूद रहे। और निश्चित रूप से क्योंकि विधायकगण सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए होते हैं, तो उनके द्वारा जो विषय यहाँ पर संबंधित विभागों के संदर्भ में आए, चाहे वो हमारे खाद्य विभाग के संदर्भ में आया हो, युवा कल्याण के संदर्भ में आया हो, अथवा मनरेगा के संदर्भ में आया हो, अथवा पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट के संदर्भ में आया हो, तो बहुत अच्छे सुझाव जिसको कि समय पर पूर्ण करने के निर्देश जो है जिलाधिकारी को दिए गए हैं। और कभी रोड का निर्माण होता है तो उस रोड के परीक्षण में हमें कितना उसमें फॉरेस्ट है अथवा कितना उसकी और समीक्षा की जानी है, तो उसको लेके जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए पर्टिकुलर डेज जो है वो बना दिए जाएं। वक्त है छोटे से ब्रेक के उस पार। खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।